क्या दुबले लोगों को डायबिटीज नहीं हो सकती? इनको हम किसी पतले दुबले व्यक्ति को देख के हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि इसको डायबिटीज़ नहीं हो सकती। यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री है या किसी को कोई सिम्टम होते हैं उसको अपना ब्लड शुगर जरूर चेक कराना चाहिए। इंडियंस में ये विसरल फैट की समस्या इतना ज्यादा क्यों है? डायबिटीज़ के बारे में तो फिर भी अवेयरनेस है पब्लिक में, बट विसरल फैट के बारे में आई थिंक अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, जान बिल्कुल नहीं है। विसरल फैट को हिडन फैट या एक्टिव फैट भी कहते हैं। विसरल फैट बहुत डेंजरस फैट है, इसी फैट को ख़त्म करना होता है। पहली इम्प्लीकेशन ये है कि अगर मेरे में विसरल फैट ज़्यादा है तो मेरी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 2 से 3 गुना। और इंसुलिन रेजिस्टेंस ही बॉडी में सारी बीमारियों की जड़ है। मुझे डायबिटीज़ होगा, दैट मीन्स अगर मेरा वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेन में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो मुझे रिस्क है, अगर फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो मुझे रिस्क है। ये जो विसरल फैट क्या है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के चारों ओर जो डीप फैट है, जो चारों ओर बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ था, आपको एक्सेसिव होना चाहिए। आपको जब अंदाजा हो जा रहा है कि आपका विसरल फैट जमा हो रहा है, आपका फैटी लीवर हो रहा है, तो आपको नेचुरली एक्सरसाइज करनी है। हम किस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं जिससे हम अपने शरीर में विसरल फैट को कम कर सकें? इसका सीधा फॉर्मूला है डीसा। डी से डाइट, ई से एक्सरसाइज, एस से स्ट्रेस, एस से स्लीप और ए से अल्कोहल। तो ये जो प्रोसेस्ड फूड है, ये फास्ट फूड्स हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, राइट, ये जो जूसेस कहते हैं सो कॉल्ड, जो हाईली प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इन सबको अवॉइड करना है। और अगर आपका LDL 100 से ज़्यादा है तो एंटी लिपिड थेरेपी लें। अगर आपका HbA1c 5.7 से ज़्यादा जा रहा है तो आप प्री डायबिटिक हो रहे हैं, तो आप उसको कंट्रोल करें। आई टोल्ड यू दैट पैकेज फूड इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स। सबसे बुरी चीज़ है आपका विसरल फैट बढ़ाने के लिए। सपोज क्रैश डाइट से ये देखा गया है कि मैंने अगर अपना वेट 6 महीने में घटा लिया, इट इज़ 100% श्योर कि वो अगले 1 साल में 50% बढ़ जाएगा और अगले 3 साल में वहीं पहुंच जाओगे जहां पे थे। Brought to you by a CSR initiative by USV, your reliable healthcare partner. अगर डायबिटीज से बचना है तो मोटापे को कंट्रोल करना पड़ेगा। हम अक्सर डॉक्टर्स को ये कहते सुनते हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि दुबले लोगों को डायबिटीज नहीं हो सकती? अगर ऐसा है तो फिर हमारे आसपास तो कई ऐसे लोग हैं जो दिखने में दुबले हैं पर डायबिटिक हैं। तो फिर सच क्या है? कहीं जिसे हम दुबलापन समझ रहे हैं वो छलावा तो नहीं? आज सेहत के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उस मोटापे की जो दिखता नहीं, आपके शरीर में छुपकर बैठा होता है और चुपके डायबिटीज का रिस्क बढ़ाता है। जानेंगे इस तरह के फैट का पता कैसे लगाएं, इसे कैसे घटाएं, कौन लोग इसके ज्यादा रिस्क पर हैं। साथ ही कुछ और भी बहुत ही जरूरी बातें होंगी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय अग्रवाल, चेयरमैन एंड HOD इंटरनल मेडिसिन, फोर्टिस हॉस्पिटल्स नोएडा से, डॉक्टर अमिताभ गौतम, इंटर्निस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, अथर्व क्लिनिक मेरठ से, और डॉक्टर अनुराग अरोड़ा, डायरेक्टर, ट्यूलिप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सोनीपत से। डॉक्टर अजय, डॉक्टर अमिताभ एंड डॉक्टर अनुराग, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। डॉक्टर अजय, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। मुझे ये बताइए एक बात कि अगर कोई इंसान ओवरवेट नहीं दिखता है, एटलीस्ट बाहर से नहीं दिखता है, लगता है कि उसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो क्या वो डायबिटीज़ से सेफ है? क्या दुबले लोगों को डायबिटीज़ नहीं हो सकती? सरवत, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये एक मानना है हम सब का कि मोटे लोगों में डायबिटीज़ की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, और ऐसा है भी। बट ऐसा नहीं है कि जो पतले लोगों में डायबिटीज़ नहीं हो सकती। हम लोग लीन डायबिटिक बोलते हैं, पतले दुबलों की डायबिटीज़ होती है। एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई जो बचपन से होती है, एक लाडा हो गई, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ होती है जो यंगर एज में होती है, वो भी आमतौर पे पतले दुबलों में पाई जाती है। इसके अलावा भी 10 से 15% लीन डायबिटिक होते हैं ओवरऑल डायबिटिक पॉपुलेशन में। टाइप 2 मीन्स पतले दुबलों में भी डायबिटीज़ होती है। इसका कारण ये है कि खाली हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस वेट के ऊपर भी नहीं होता, कई बार हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, हमारी विरासत में जो हमें मिलता है, कई बार हमारा जो खान पान का तरीका है, या माल न्यूट्रिशन, जो इंडिया में या एशियन कंट्रीज़ में जो लीन डायबिटिक है, माल न्यूट्रिशन रिलेटेड की हमारे बचपन पे कुपोषण हुआ, हमें खाना पीना कम मिला या कुपोषण गलत तरीका खाना पीना खाया गया।
या इन यूट्रो, जैसे हमारे गर्भाशय के समय में भी जो हमने खाना, जो हमें एनवायरनमेंट मिला, उसके कारण भी जो डायबिटीज़ कई बार होती है वो लीन डायबिटीज़ होती है। तो ये एक सब ग्रुप होता है जो लीन डायबिटीज़ हम बोलते हैं वो। तो इसलिए ये मानना कि पत्ते दूल्हों में डायबिटीज़ नहीं हो, कि ऐसा नहीं है। उल्टा ये देखा जाता है कि जो लीन डायबिटिक होते हैं यंगर एज ग्रुप में होते हैं, वो इंडिया में और एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी मात्रा में है, और इनको हम किसी पतले दुबले व्यक्ति को देख के हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि इसको डायबिटीज़ नहीं हो सकती। यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री है या किसी को कोई सिम्टम होते हैं, उसको अपना ब्लड शुगर जरूर चेक कराना चाहिए, ताकि हमें मालूम चले कि लीन डायबिटीज़ हो सकती है। हाँ डॉक्टर साहब, क्योंकि ये बहुत ही आम धारणा है ना कि डॉक्टर्स खुद ये कहते हैं कि आप वजन कम करिए, कंट्रोल में रखिए, तो ही आप डायबिटीज़ के रिस्क से बच सकते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि अगर हम दुबले होंगे तो हमें डायबिटीज़ नहीं होगी। अच्छा हुआ आपने ये क्लियर कर दिया कि नहीं, अगर आप दुबले हैं तो ये ना समझें आप डायबिटीज़ से 100% सेफ हैं, आपको भी डायबिटीज़ हो सकती है। डॉक्टर अमिता, मेरा अगला सवाल आपसे है। अब हम बात करेंगे विसरल फैट पर। जो हमारे दर्शक नहीं जानते ये विसरल फैट क्या होता है, मैं बहुत ही आसान भाषा में समझा देती हूँ। ये वो विलन है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, ये वो चर्बी है, ये वो फैट है जो बाहर से नहीं दिखेगा, पर ये आपके शरीर में कहीं छुपा हुआ होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपके शरीर में है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक तो अगर आप विसरल फैट पे थोड़ा और डिटेल में बता सकेंगे किस तरह का फैट होता है और ये ज्यादा खतरनाक क्यों है? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि डायबिटीज़ के बारे में तो फिर भी अवेयरनेस है पब्लिक में, बट विसरल फैट के बारे में आई थिंक अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, जान बिल्कुल नहीं है। विसरल फैट को हिडन फैट या एक्टिव फैट भी कहते हैं। फैट, हमारी चर्बी हमारे शरीर में दो जगह है, एक खाल के नीचे जिसे सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, और एक काफ़ी अंदर जाके जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे लिवर है, पैनक्रियाज है, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, इनके चारों तरफ फैट जमा हो जाता है, उसे विसरल फैट कहते हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी एक्टिव फैट। एक्टिव मतलब ये ना खुद में हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है, ये हार्मोन्स हमारे वैस्कुलर ट्री को, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नसें हैं, उनको नुकसान देती हैं, और इसकी वजह से बहुत बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो विसरल फैट विच इज़ एक्टिव फैट, ये बहुत ज़्यादा नुकसान देता है रादर देन सबक्यूटेनियस फैट। जैसे ये वैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कर सकता है, जैसे हार्ट अटैक्स, ब्रेन अटैक्स, स्ट्रोक। ये कैंसर कर सकता है डिफरेंट तरीके के, जैसे कोलोरेक्टल कैंसर, रेक्टम का, लैट्रिन के रास्ते का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इंक्रीज इंसिडेंस है। इट कैन कॉज फैटी लिवर, विच इज़ अ वेरी अपकमिंग एंटिटी टुडे। एवरीथिंग इज बीइंग रिलेटेड टू मेटाबॉल। आजकल हर चीज़ को माना जाता है कि मेटाबॉलिक फैटी लिवर से रिलेटेड है। Then it can cause diabetes, of course. Diabetes is very strongly related to visceral fat. Then hypertension, then dyslipidemia, cholesterol बढ़ जाते हैं इन लोगों में, blood pressure बढ़ जाता है इन लोगों में। और ओवर एंड अबव एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, जो स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, वो विसरल फैट ये हर चीज़ बढ़ाता है, एंड इसकी वजह से पेशेंट की लाइफ स्पैन छोटी है। डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन विसरल फैट एंड लाइफ स्पैन, ये भी देखा गया कि आपकी लाइफ स्पैन छोटी हो जाती है। डिजीजेस तो जो होती हैं अलग हैं, लेकिन इन बीमारियों की वजह से और इन तकलीफ़ों की वजह से आपकी ज़िंदगी छोटी हो जाती है। तो आई थिंक विसरल फैट बहुत डेंजरस फैट है, इसी फैट को ख़त्म करना होता है। सबक्यूटेनियस फैट डेंजरस नहीं होता, और ये पता चला था 2005 में। इफ़ आई कैन नरेट अ बिट ऑफ हिस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। 2005 में डॉक्टर याग्निक पुणे में थे। इट इज कॉल्ड एज वाई पैराडॉक्स। डॉक्टर याग्निक ने क्या किया, उनके एक दोस्त थे डॉक्टर युटकिन। डॉक्टर याग्निक और डॉक्टर युटकिन एक कॉन्फ्रेंस में थे पुणे में, एंड दोनों का BMI, बॉडी मास इंडेक्स, वाज इक्वल। दे वर बोथ एट 22। दोनों का BMI सेम था 22, बट दोनों का विसरल फैट वाज मच डिफरेंट। युटकिन वाज 9% एंड याग्निक वाज 21%। सो थिन फैट इंडियन वहां से शुरू हुआ कि वी आर थिन फैट इंडियंस। वी हैव एपल ओबेसिटी, वी हैव ओबेसिटी अराउंड द एब्डोमेन वेयर विसरास आर देयर, लिवर, पैनक्रियाज, मैंने आपको जो बताया। तो इनके अराउंड इकट्ठा हो जाता है फैट, जबकि विदेशों में कौन सा मिलता है, पियर ओबेसिटी मिलती है, नाशपाती की तरह, बट एब्डोमेन इतना ओबीज नहीं होता। हमारी एप्पल ओबेसिटी कहलाती है,
हम एप्पल की तरह बीच में फूले हुए होते हैं। आप देखिए इंडियंस कितने भी देखें, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि थिन इंडियंस, हम थिन इंडियंस होते हैं लेकिन यहाँ चर्बी होती है, और उसकी वजह ये विसरल फैट इकट्ठा होता है और ये फिर नुकसान देता है, इसलिए विसरल फैट नुकसानदायक। यानी जो ये तोंद की समस्या Yes, है हम absolutely. पूरे in lay भारत terms, में, in layman term, तोंद नहीं होनी चाहिए, that is the जी। most important. अभी हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर अनुराग, और इसी से ही जुड़ा मेरा तीसरा सवाल है कि हम इंडियंस में ये विसरल फैट की समस्या इतना ज्यादा क्यों है। जैसे अभी खुद डॉक्टर अमिताभ ने बताया कि बाहर विदेशों में पियर शेप्ड बॉडीज होती हैं, विसरल फैट वहां पे अगर वहां इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लोगों में फैट जो है वो हिप्स के अराउंड जमा होता है, पर इंडियंस में ये तोंद बहुत ज्यादा निकलती है, तो इसके पीछे क्या वजह है? देखो, वी आर इंडियंस तो वी आर मेड इन इंडिया। सो बेसिकली ये अभी इंडिया में हमारे जेनेटिक्स, हमारे एपिजेनेटिक्स और हमारे डेवलपमेंट, हम कैसे पढ़े, कैसे पैदा हुए, ये सब बताता है कि हमारा फैट, विसरल फैट कैसे जाएगा। पर अभी जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें अगर मैं इंडियन हूँ और मैं अपने आप को यूरोपियन से कंपेयर करूँ तो इंडियंस में 15 to 40% फैट, विसरल फैट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियंस ऑफ सेम BMI। इसका मतलब डॉक्टर अमिताभ ने जो बताया कि विसरल फैट से ये रिस्क है, आपको कैंसर हो रहा है, आपको हार्ट डिजीज हो रही है, आपको डायबिटीज़ हो रहा है, वो रिस्क इंडियंस में 15 to 40% ज़्यादा है। मतलब अगर विसरल फैट एक यूरोपियन के मुकाबले इंडियन का निकाला जाए तो इंडियन में वो विसरल फैट बहुत ज़्यादा है, और पहले डॉक्टर अमिताभ ने बताया कि उससे इतना सारा नुकसान हो रहा है, तो इटलीस्ट इंडियंस को और ज़्यादा रिस्क है ऑफ डायबिटीज़, ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज बहुत ज़्यादा है। अब इसके दो इम्प्लीकेशन है। पहली इम्प्लीकेशन ये है कि अगर मेरे में विसरल फैट ज़्यादा है तो मेरी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 2 से 3 गुना, और इंसुलिन रेजिस्टेंस ही बॉडी में सारी बीमारियों की जड़ है। मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, मुझे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आएंगे, मुझे डायबिटीज़ होगा, मुझे कैंसर होगा, तो ये 2 से 3 गुना अपने आप बढ़ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ये है, जब भी हम किसी को कहते हैं कि भाई आप मोटे हो, तो नॉर्मली हम BMI निकाल लेते हैं। तो इस विसरल फैट का इम्प्लीकेशन ये है कि आप सिर्फ BMI से किसी को मोटा नहीं कह सकते, आपको उसका वेस्ट सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मेरा वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेन में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो मुझे रिस्क है, अगर फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो मुझे रिस्क है, इंडिपेंडेंट ऑफ BMI। या मेरा वेस्ट टू हाइट रेशो इज मोर देन 0.5 तो मुझे रिस्क है। तो विसरल फैट की दो इम्प्लीकेशन हुई, एक हमारे में ज़्यादा है ये, दूसरा हमसे इंसुलिन रेजिस्टेंस यूरोपियन से ज़्यादा हो गया, और BMI कैन नॉट बी दी ओनली प्रिडिक्टर ऑफ डिजीज कि सिर्फ मेरा BMI ठीक है, जो वाई पैराडॉक्स सर ने बताया कि मेरा BMI ठीक है मैं ठीक हूँ, ऐसा नहीं। आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस ठीक होना चाहिए, आपका विसरल फैट ठीक होना चाहिए, आपका वेस्ट टू हाइट रेशो ठीक होना चाहिए। और BMI हम अगर आसान भाषा में एक बार बता दें अपने ऑडियंस को, बॉडी मास इंडेक्स ये है, ये शायद एक स्केल है जो ये बताता है कि आपका जो जेंडर है, आपकी जो एज है, और क्या और तीसरी चीज क्या होती है, हाइट। हाँ, हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। वेट डिवाइडेड बाय हाइट इनटू मीटर स्क्वायर इज द फार्मूला। आप अपने मोबाइल पर डालिए BMI कैलकुलेटर, वो आपको दे देगा, आपने दोनों डाटा फीड कीजिए, आपका BMI आ जाएगा। BMI का मतलब मेरा BMI अगर 23 से 25 से ऊपर है तो मैं ओबीस हूँ, 25 से 29 में कहता हूँ क्लास 1 ओबेसिटी, 29.9 30 से 34.9 से क्लास 2 ओबेसिटी, और अगर मेरा BMI 35 से ज़्यादा है तो मैं क्लास 3 या मॉर्बिड या सिवियरली ओबीस हूँ। तो BMI आपका बताता है कि आप मोटे हैं, कितनी कौन सी क्लास में मोटे हैं। पर BMI के अलावा वेस्ट सर्कमफ्रेंस और विसरल फैट भी हमें वही मेटाबॉलिक रिस्क बताता है कि आपको रिस्क डिजीज का है अगर आपका विसरल फैट ज़्यादा है। ओके, एंड डॉक्टर अजय, हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारे शरीर में विसरल फैट है, कितना है? क्या इसका कोई टेस्ट आता है, मेडिकल हम कोई टेस्ट करवा सकते हैं? जी देखिए, जैसा कि डॉक्टर अनुराग ने बताया कि विसरल फैट तो हम लोग जो कॉमनली अपने क्लिनिक्स में इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। आपका वेस्ट हिप रेशियो हो गया, वेस्ट सर्कमफ्रेंस हो गया, वेस्ट हाइट रेशियो हो गया, क्योंकि क्लिनिक्स में आमतौर पर आप इससे ज़्यादा पेरिफेरी में या कहीं जहाँ पे बहुत एडवांस टेस्ट नहीं है नहीं कर पाते। एक छोटा सा टेस्ट डेक्सा स्कैन जो बोन डेंसिटी के लिए यूज़ होता है, उससे हम लोग कई बार अपना फैट एनालिसिस कर सकते हैं, कितना परसेंटेज हमारा बॉडी में फैट है। कुछ हमारे बॉडी एनालाइजर्स आते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा आप उसमें खड़े होकर आपको लगभग बता सकते हैं कि आपके बॉडी में कितना फैट मास है, एक ये होता है, और या CT स्कैन से या MRI से आप पता कर सकते हैं। बट ये आप मान के चलिए क्लिनिक्स में एक डेक्सा स्कैन तक तो आप हॉस्पिटल में कर सकते हो, और बाकी बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट हो जाते हैं। आपने CT स्कैन किया तो उसके बाद आपको एक नॉर्मोग्राम क्वांटिफिकेशन बनाना पड़ता है, उसके हिसाब से देखना पड़ता है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट है। सिंपल मेजरमेंट्स
सिंपल मेजरमेंट्स, आपने किसी का वेस्ट सर्कमफ्रेंस देखा, जैसे मेल में 90 सेंटीमीटर से ऊपर है, फीमेल में 80 सेंटीमीटर से ऊपर है, वेस्ट हिप रेशियो, और ये कोरिलेशन देखा गया है कि वेस्ट सर्कमफ्रेंस एंड वेस्ट हिप सर्कमफ्रेंस से मेजरमेंट से ये कोरिलेटेड है। ऑलमोस्ट 75% आप मान के पता कर सकते हो कि विसरल फैट इनमें ज़्यादा है। 100% आप नहीं मान चल सकता, क्योंकि फीमेल्स में ये जो रेशियो उतना ज़्यादा आपको क्लियर कट नहीं बता पाते हैं, जबकि जितना कि मेल्स में आपको ये बता पाते हैं कि ये रेशियोज आपको मेल में मोर एक्यूरेट पाए जाते हैं, क्योंकि फीमेल्स में सबक्यूटेनियस फैट ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। इनसे पता चल सकता है। बाकी इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो जाते हैं, जैसे किसी का फैटी लीवर आपको आ रहा है तो आपको मालूम चल जा रहा है अपने अल्ट्रासाउंड में क्या कि विसरा में फैट आ रहा है। ये जो विसरल फैट क्या है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के चारों ओर जो डीप फैट है, जो चारों ओर बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ था, जैसे हमारे लीवर के चारों ओर, हमारे किडनी के चारों ओर, ये जो प्रभु ने आपको नेचर ने दे रखा है आपको कुशनिंग के लिए, वो बनाया हुआ है, या आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बीच बीच में। तो ये कुशनिंग के लिए आपका बना था, अब ये एबनॉर्मल हो गया। ये पहले था, सबके होता है, ये एबनॉर्मल हो गया। आपके हार्ट के चारों ओर लेयर है, वो एक एपिकार्डियल फैट है, वो एक विसरल फैट है। आपके हर और ये मेजर ऑर्गन्स के पीछे फैट को हम विसरा फैट बोलते हैं। जब ये एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है तो हमें मालूम चल जाता है। तो आपने अल्ट्रासाउंड भी मान ली किया और आपको मालूम चला कि अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ने बोला है कि आपका फैटी लीवर है, आपको फैट है। अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ने बोला आपके पेनक्रियास में फैट है। दैट इज़ नॉट आल्सो इवन आइसोलेटेड बाई स्टैंडर्ड, वो भी ऐसा इनोसेंट नहीं है, वो भी आपका फैट है। यदि आपको मालूम चला कि आपके हार्ट के यूकोकार्डियोग्राम में मालूम चला हार्ट के चारों ओर फैट है, तो ये विसरल फैट है। तो इन बड़े छोटे छोटे चीज़ों से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर विसरल फैट जमा हो रहा है। और जैसे डॉक्टर मेहताब ने बताया कि पॉट बेली हो रही है, हमारी बेली के चारों ओर है, ठीक है, उसके अंदर सबक्यूटेनियस फैट भी है बट उसके साथ विसरल फैट भी है। किसी का यदि पॉट बेली आ रही है तो भी उसका विसरल फैट जमा हो रहा है। तो ये एक नेकेड आई एग्जामिनेशन, एक सिंपल क्लिनिकल एक इंच टेप के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में विसरल फैट जमा हो रहा है। और बहुत हार्ड एंड फास्ट तो नहीं कह रहा कि आपको इतना क्राइटेरिया में ही आपको एक्सेसिव होना चाहिए। आपको जब अंदाज़ा हो जा रहा है कि आपका विसरल फैट जमा हो रहा है, आपका फैटी लीवर हो रहा है, तो आपको नेचुरली एक्सरसाइज करनी है, उसको गवर्न करना है, उसको जो आपको रोकथाम करनी है वो आप सचेत हो जाना चाहिए आपको जी। और ये हमें बचपन से सचेत होना चाहिए। और हम बहुत ही अगर आसान भाषा में इस चीज़ को समझ लें तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो अंदर अंग मौजूद हैं शरीर के, उनके ऊपर जो चर्बी जमा हो रही है वो ही विसरल फैट है। डॉक्टर अमिताभ, इस वक्त कमरे में हम 5 लोग हैं, क्या हम सब में इक्वल रिस्क है विसरल फैट जमा होने का, या फिर हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसके ज्यादा रिस्क पर होते हैं? वो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? विसरल फैट अगर 10% से ज्यादा है, नॉर्मली इट शुड बी लेस देन 10%। इफ इट इज मोर देन 10%, इसका मतलब ये पेशेंट एट रिस्क है, राइट? टेस्ट बता दिया आपको कि सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड। ना ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो विसरल फैट का आपको इंडिकेटर देते हैं, जैसे डायबिटिक, अगर पेशेंट का HbA1c बढ़ रहा है, पेशेंट का शुगर बढ़ रहा है, लिपिड्स हाई है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है HSCRP। इट इज हाईली सेंसिटिव CRP। अगर HSCRP आपका हाई है तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन चल रहा है, और इन्फ्लेमेशन विसरल फैट में चलता है, सबक्यूटेनियस फैट में नहीं चलता। तो HSCRP इज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट। आपने पूछा यहाँ अगर हम अपना सबका HSCRP कराएं और हमें और कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जैसे इफ आई एम ओबीज या कोई और ओबीज नहीं है, पतला है, उसका HSCRP हाई है, दिस मीन्स कि इस इंसान को पॉसिबिलिटी है कि विसरल फैट एक जमा हो रहा है और इन्फ्लेमेशन अंदर चल रहा है। और इन्फ्लेमेशन बैकग्राउंड है वैस्कुलोपैथी का, मतलब खून की नसों का जो बीमारी, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, स्ट्रोक, जो भी चीज होती है बॉडी के अंदर, हाइपरटेंशन, उसका जो बीज है वो एंडोथीलियल इन्फ्लेमेशन है, खून की नस की अंदर की लाइनिंग का इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाना, इन अ वे, यस। तो अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है एंडोथीलियम का तो आप बीमार हो रहे हो, आपको वैस्कुलर डिजीज आएगी। अगर इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा तो आप बचे हुए। एंड HSCRP इज अ गुड टेस्ट फॉर दैट। ये तो टेस्ट का हो गया। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स क्या? रिस्क फैक्टर्स ऑफ कोर्स विसरल फैट का ओबेसिटी, एज आई सेड, वेस्ट सर्कमफ्रेंस वेस्ट टू हिप रेशियो is one risk factor. Then other risk factor is if you have insulin resistance, if you have hypothyroidism. इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर आपको PCOD है
लेडीज में अगर पीसीओडी है, दिस मीन्स यू आर एट रिस्क ऑफ विसरल ओबेसिटी. इट इज काउंटर बोथ वेज. विसरल फैट है तो पीसीओडी हो सकता है, पीसीओडी है तो इट गिव्स यू एन इंक्लिनेशन कि ये विसरल फैट को देखिए आप. तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, एंड इन रिस्क फैक्टर्स को आपको हमेशा ध्यान रखना है व्हेन यू आर एग्जामिनिंग अ पेशेंट फॉर विसरल फैट. एंड इस विसरल फैट का जानना बहुत ज़रूरी है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि आगे सारी बीमारियां इसी से रिलेटेड होती हैं. जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि फैटी लिवर है सपोज, डोंट इग्नोर इट. आज से 5 साल पहले हम ही इग्नोर करते थे. फैटी लिवर आता था और हम कुछ नहीं सोचते थे. 5 years डाउन द लाइन हमें पता चला फैटी लिवर तो एक्चुअली इंडिकेशन दे रहा है कि वैस्कुलोपैथी शुरू हो रही है. फैटी लिवर को इग्नोर मत करो. यही विसरल फैट है जो फैट जमा हो रहा है लिवर पे, और यही आगे चल के हार्ट अटैक करेगा. यानी नसों में सूजन आगे जाके आनी पैदा शुरू होगी. हो जाएगी और आपको वैस्कुलर प्रॉब्लम्स होंगी. हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल हाई, सब होगा. तो इसे यहीं रोक लो. इससे बड़ा इंडिकेशन भगवान क्या देंगे. तो इंडिकेशन बहुत स्ट्रांग है. आपने कहा हम पांचों में किसको है, आई थिंक अगर हम अपना वेस्ट हिप रेशियो ले लें, पतले भी हो तो भी और मोटे भी हो तो भी, एंड वी गेट HSCRP डन. इफ नॉट, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा MRI एंड CTs आर एक्सपेंसिव टेस्ट, इफ नॉट अ DEXA स्कैन, आई थिंक वी कैन गेट अ गुड ओवरव्यू. हमें पता चल सकता है कि हमारे अंदर कितना विसरल फैट है और ये कितना नुकसानदायक हो सकता है आगे चल के. चलिए, हमको डॉक्टर अनुराग ये तो समझ में आ गया कि कौन लोग ज्यादा रिस्क पर होते हैं विसरल फैट के. अब ये बात कर लेते हैं कि जो हमारा रोजमर्रा का लाइफस्टाइल है वो किस तरह से विसरल फैट को बढ़ाने या घटाने में मदद करता है. हम किस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं जिससे हम अपने शरीर में विसरल फैट को कम कर सकें. मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम जेनेटिक्स सबके बराबर कर दें, इनके जेनेटिक्स, मेरे जेनेटिक्स, आपके जेनेटिक्स, तो 70% जो रिस्क है, 70% जो विसरल फैट है, दैट इज वेरिएबल बिकॉज एंड इट कैन बी चेंज बाय ओनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. इसका मतलब है कि अगर आप अब तक तो डर रहे थे कि आपको ये होगा ये होगा ये होगा, तो अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें तो ये 70% 60% चीज़ें मॉडिफाइबल हैं. इन द सेंस कि अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या है, इसका सीधा फॉर्मूला है DISA. D से डाइट, E से एक्सरसाइज, S से स्ट्रेस, S से स्लीप और A से अल्कोहल. ये 5 चीज़ें आपको देखनी है. अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं, हमें सबको पता है एक्सरसाइज करने से विसरल फैट घटेगा, पर एक्सरसाइज कितनी करनी है. तो स्टडीज हुई हैं, अगर मैं 6 महीने आज से सिर्फ 150 मिनट, आई रिपीट 150 मिनट एक हफ्ते में 150 मिनट अगर एक्सरसाइज करता हूं, जिसमें एरोबिक एक्सरसाइज भी है और नॉर्मल थोड़ी सी इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी है या वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, तो मेरा विसरल फैट VAT, जिसको विसरल एडिपोज टिश्यू कहते हैं, वो 24% घट जाएगा. अगर मैं एक्सरसाइज से, दोबारा रिपीट कर, अगर मैं एक्सरसाइज से अपना 1 किलो वजन 1-2 महीने में कम कर लेता हूं, तो मेरा विसरल फैट 0.13 kg, मतलब 130 ग्राम घट जाएगा. मतलब 1 किलो मैंने अपना वजन कम करा एक्सरसाइज से, तो 0.13 kg मेरा विसरल फैट घट जाएगा. अगर मैं सिर्फ सैर कर रहा हूं, मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता, आपकी तरह बिजी हूं, मैं सिर्फ सैर कर सकता हूं, अगर मैं 6 महीने सैर करता हूं तो मेरा विसरल फैट 7% घट जाएगा 6 महीने में. तो हम घटा सकते हैं. अभी सिर्फ मैंने एक्सरसाइज बताई, अब मैं डाइट पे आता हूं. अगर मैं डाइट करना शुरू करता हूं और मैं नॉर्मली अपनी डाइट में से, सपोज मेरी एनर्जी एक्सपेंडिचर मैं 2200 किलो कैलोरी देनी चाहिए मुझे रोज, और मैं सिर्फ इसको 500 घटाता हूं और 6 महीने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट से 500 किलो कैलोरी कम खाता हूं, तो मेरा 14% विसरल फैट घट जाएगा. अगर इसमें मैं प्रोटीन इंटेक बढ़ा दूं और, तो 4% और घट जाएगा. दैट मीन्स हमें अपनी रिक्वायरमेंट से 500 किलो कैलोरीज कम खाना है, थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, थोड़ा सा फाइबर इंटेक बढ़ाना है, और अगर मैं क्रैश डाइटिंग या मेडिटेरियन डाइट ले लूं तो एडिशनल 5% बेनिफिट हो जाएगा. इससे पहले आप और आगे बढ़े, मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर आप हमें ये समझाएं कि अगर हमारी थाली है, जो खाने की थाली हम लोग घर पर रखते हैं, उसमें क्या क्या सब्जियां या क्या दालें हो सकती हैं जो ये विसरल फैट को कम करने में मदद करें. सिंपल रूल है, आधी थाली, इतनी बड़ी थाली है, उसको आप सजा दें. उसमें कलर्स इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कलर्स. उसमें लाल भी चाहिए, मुझे हरा भी चाहिए, मुझे पीला भी चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट कलर्स है. इसके बाद थाली को मैं आधे में बांट दूंगा, आधे को आप प्रोटीन कर दो. नहीं तो लाल के लिए क्या रखें? लाल के लिए आप चुकंदर है, गाजर है, अनार है, टमाटर है. हरे में पालक, घिया, टिंडा, तोरी, बैंगन, मेथी, सरसों, सारी सब्जी ले लीजिए. पीले में आप ले लीजिए दालें,
गुड़, चना, हमारे देसी खाने में आता नहीं, गुड़ भी खा लिया, थोड़े चने भी खा लिए, तो हरी पीली लाल चीजें हमें चाहिए। गुड़, चना, पपीता, ये दालें, ये सब पीली चीजों में आती हैं। तो हमने थाली को सजा लिया रंगों से। अब थाली के 2 पार्ट कर दीजिए, 3 पार्ट कर दीजिए। एक पार्ट आधा प्रोटीन बांट दो। अब इस प्रोटीन में आप एग ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। बाकी 1/4 आधा चला गया, अब बचा 1/4 आपने कार्ब्स लेने। अब 1/4 में आप रोटी रख लें, चावल रख लें, और बचा 1/4 में थोड़ा बहुत आप फैट रख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सब्जियां रख सकते हैं। फैट के लिए? फैट के लिए नॉर्मली हमारा फैट, जैसे हम सपोज हम रोटी पे घी लगा रहे हैं, या नॉर्मली सब्जियों में भी फैट इनफैक्ट है। जो आप चिकन ले रहे हैं उसमें भी फैट उसमें भी फैट है। तो बेसिकली हाफ इधर निकालना है प्रोटीन में, हाफ आपने कार्ब्स निकालने हैं, और बाकी आपने फैट रखना है, और इसको रंग बिरंगा करना है। दैट इज द डाइट। सो वापस अगर हम आए, हमने डी कंप्लीट कर लिया था, हमने डाइट बता दिया, हमने एक्सरसाइज बता दिया। अब आए स्ट्रेस पे। अगर हम अपना स्ट्रेस, स्पेशली अगर आप अपना स्ट्रेस कम कर लेती हैं तो आपका, और अगले 6 महीने तक अपना स्ट्रेस कम रखते हैं, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल घट जाएगा, और कॉर्टिसोल लेवल घटने से ही आपका जो विस्ट्रल एडिपोज टिश्यू है, वैट है, वो 7% घट जाएगा। कैसे स्ट्रेस कैसे कम करें डॉक्टर स्ट्रेस साहब? करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है। इनफैक्ट एक्सरसाइज स्ट्रेस में भी रोल प्ले करती है। एक्सरसाइज विल रिलीज हैप्पी हार्मोन्स इन योर बॉडी, और आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। अदर थिंग इज, जो स्ट्रेस गिविंग फैक्टर है उससे दूर हो जाइए। और दूसरा, एवरीबडी नोज हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। अलग अलग स्ट्रेस सबके हैं, मे बी फैमिली इशूज है या प्रोफेशनल इशूज हैं, स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा। एक बचा स्लीप। अगर आप, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप 6 घंटे से कम सो रहे हैं, 6 घंटे से अगर कम आप सो रहे हैं, और अगर आप 6 महीने तक 6 घंटे से कम सोए, तो आपका विस्ट्रल एडिपोज टिश्यू 12% बढ़ जाएगा। मतलब अब आप खुद सोच लें सोना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप 30 ग्राम पर डे अल्कोहल, ग्राम नॉट ml, 30 ग्राम अल्कोहल मैं अगर रोज ले रहा हूं, और मैं 3 साल तक लेता हूं, तो विस्ट्रल फैट जो सर ने बताया वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा 3 इयर्स में। ग्राम कितना हुआ अगर आप ग्लास ग्राम के? को आपको डिपेंड करता है आप कौन सा अल्कोहल ले रहे हैं। एवरी अल्कोहल ब्रांड हैज अ डिफरेंट कंपोजिशन, वेट बाय वॉल्यूम कितना उसका, उसके हिसाब से अलग ग्राम में कैलकुलेट करना पड़ता है। तो डाटा ये है कि अगर 30 ग्राम पर डे मैं अल्कोहल लेता हूं, तो मेरा विस्ट्रल फैट 3 साल में डबल हो जाएगा, और साथ साथ मेरा वेस्ट जो सर्कमफ्रेंस, जो उसके बारे में सर बात कर रहे थे, 4 सेंटीमीटर पर साल से बढ़ने लग जाएगा। तो क्या कोई एक सेफ लिमिट है, जो हमारा ऑडियंस हमेशा ये पूछता है कि अगर डॉक्टर से ये पूछ के बता सेफ दीजिए? लिमिट बुक्स तो नहीं लिखती, पर जो हम लोगों ने सीखा है, पढ़ा है, दैट इज यू कैन हैव 2 ड्रिंक्स ट्वाइस अ वीक। अब 1 ड्रिंक इज इक्वल टू 1 कैन ऑफ बियर, 1 ग्लास ऑफ वाइन, और 130 ml ऑफ विस्की। इन तीनों का अगर हम 2 ड्रिंक पर वीक निकालें, और 2 बार, तो मतलब अगर मैं बियर लेता हूं, तो मैं 1-2 बियर पर वीक ले सकता हूँ, या महीने में 8 बियर ले सकता हूँ। ये सेफ लिमिट है, पर ये देयर इज नो बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, नाइदर ऑन डायबिटीज, नाइदर ऑन एनी मेटाबॉलिक डिजीज। जैसे हम लोगों को धारणा है कि आपको अटैक हो गया, अब आप वाइन लेना शुरू कर दो। इट इज नॉट एट ऑल, इट इज रिकमेंडेड। द ओनली थिंग इट इज सेफ्टी लिमिट इसकी ये है कि आप 2 ड्रिंक पर वीक ले सकते हैं, और हफ्ते में 2 ड्रिंक पर टाइम ले सकते हैं, और हफ्ते में 2 से ज्यादा नहीं। तो दैट मीन्स पर डे अगर नहा लें तो बहुत अच्छा है जी। इसका कोई फायदा नहीं है, शराब पीने का कोई भी फायदा नहीं है, तो अगर दूर रहें इससे तो ज्यादा बेहतर। अगला सवाल डॉक्टर अजय आपसे ही है मेरा। अभी हम सिंस विस्ट्रल फैट की इतनी बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या विस्ट्रल फैट महिलाओं में ज्यादा जमा होता है? क्या ये पुरुषों में ज्यादा जमा होता है? कौन ज्यादा उसके रिस्क पे होता है? जी देखिए, पुरुष में विस्ट्रल फैट महिलाओं से ज्यादा जमा होता है। पुरुष में पोस्ट मीनोपॉजल, जब जैसे महिलाओं के पीरियड्स जब बंद हो जाते हैं, उसको मीनोपॉज बोलते हैं, उसके बाद उनके यहाँ भी विस्ट्रल फैट जमा होता है। महिलाओं में सबक्यूटेनियस, स्किन के नीचे वाला फैट जमा होता है। पुरुषों में विस्ट्रल फैट, आपकी चर्बी जो आपके ऑर्गन्स के, जैसे लीवर के, पेनक्रियास के, हार्ट के चारों ओर ज़्यादा जमा होती है। ये देखा गया है, सारी स्टडीज़ कहती हैं कि इनकी मात्रा पुरुषों में ज़्यादा होती है। ये बहुत सारे रीजंस हैं, हार्मोन्स के कारण होता है। जो हार्मोन्स का प्रोटेक्टिव इफेक्ट जो फीमेल्स को मिलता है, वो मीनोपॉज में जब उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, वो लॉस हो जाता है। तो उनके यहाँ भी, उनमें भी विस्ट्रल फैट जमा होता है। इसीलिए आप देखें कि जो हार्ट अटैक्स हैं, स्ट्रोक्स हैं, और ये वाली जो बीमारियाँ हैं, मेल्स में यंगर एज में ज़्यादा होती हैं, और जैसे जैसे एज एडवांस हो जाती है, तो महिला और पुरुष में दोनों का करीब करीब समान परसेंटेज, दोनों रिस्क बराबर, दोनों रिस्क बराबर होते जाते हैं। तो ये मोटा कारण आपके हार्मोन्स के कारण, आपके मेटाबॉलिज्म के कारण ये देखा गया कि पुरुषों में
फीमेल से ज़्यादा फैट जमा होता है, विसरल फैट जमा होता है, यानी पुरुष ज्यादा रिस्क पे ज़्यादा है इस पे अकॉर्डिंग टू साइंस। साइंस। और डॉक्टर साहब, अगर कोई दुबला दिखता है पर वो रिस्क जोन में आता है, अभी आप लोगों ने जितने भी रिस्क फैक्टर्स गिनवाए हैं, तब उसे क्या करना चाहिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वेरी है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि लीन डायबिटिक्स जो आपने पूछा ना, लीन डायबिटिक्स को क्या वेट कम करना चाहिए, इसके ऊपर बड़ा कंट्रोवर्शियल पेपर्स है कि लीन डायबिटिक्स में यदि हम फर्दर वेट लॉस करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा। ये देखा गया है कि लीन डायबिटिक्स में भी यदि हम वेट लॉस करते हैं तो विसरल फैट कम होता है। तो उसमें भी भले ही आप बोलें कि पतले आदमी को और पतला करने के लिए, किसी आदमी को आप ये बोलो कि उसका विसरल फैट नहीं है ना, एक सामने से देखो और उसको आईने की तरफ इस तरफ करके देखो, तो जब उसकी पहुंच दिखेगी तो आपको मालूम चल जाएगा कि वो उसका विसरल फैट जमा हो रहा है। एक दूसरा, कहीं जरूरी नहीं है कि एकदम पतले दुबले आदमी का विसरल फैट नहीं हो। यदि उसमें उसको डायबिटीज डेवलप कर रही है और आपने उसको देखा कि उसका फैटी लीवर हो रहा है, उसको भी यदि वो 7 से 10% वेट लॉस करता है तो उसका विसरल फैट कम होता है। तो विसरल फैट कम करने के लिए लीन डायबिटीज को, यदि पतला दुबला आदमी भी है, उसको भी वजन कम करने से लाभ मिलेगा। जी डॉक्टर अमिताभ। सरवत, एक्चुअली लेट्स डिवाइड, हम ब्रेक कर लेते हैं दो तरह के, ओबीस विसरल फैट एंड एक पतला विसरल फैट। ओबीस विसरल फैट की दवाइयाँ आ गई हैं, अच्छी दवाइयाँ हैं, लास्ट 2-3 ईयर्स में, 4 ईयर्स में बहुत सारी दवाइयाँ आ गई जो वेट भी रिड्यूस करती हैं, विसरल फैट भी रिड्यूस करती हैं, एंड टू द ट्यून ऑफ अराउंड 25 to 30%। सो दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं एंड दे आर ADA अप्रूव्ड। तो ये मतलब अथॉरिटीज ने अप्रूव की है, अब पहले नहीं थी, वो अब आ गई है। आपका सवाल बड़ा डायरेक्ट है कि पतले लोगों में हम क्या करें अगर विसरल फैट जमा हो रहा है। पतले लोगों में नंबर 1, वेट लॉस जस्ट अराउंड 5 to 10%, दैट कैन हेल्प। बट प्रॉब्लम ये होती है पतले लोगों में, जब ये वेट लूज करते हैं, आप कभी भी वेट लूज करें, मोटा या पतला, आपकी मसल मास भी रिड्यूस होता है जी। आपकी मसल्स का भी लॉस होता है और सार्कोपीनिया सेट इन हो जाता है। बहुत लोग, मैं बताता हूँ, आपकी मतलब ना जब वेट लॉस करते हैं जैसे इन दवाइयों से करते हैं, तो भी अ लॉट ऑफ मसल मास इज लॉस्ट, विसरल फैट इज लॉस्ट, लेकिन मसल मास भी कम होता है। तो उठने बैठने में, चलने फिरने में लोगों को बहुत एनर्जी लेस फील करते हैं, उतनी मसल की पावर कम हो जाती है। तो जो ओबीज है वो तो फिर भी थोड़ा सा एक्सरसाइज करेगा, इसीलिए हमेशा जब वेट लॉस कराएं तो एक्सरसाइजेस, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, एक्सरसाइजेस जरूर कराएं, क्योंकि मसल बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं और एक्सरसाइजेस कराएं, वरना मसल लॉस हो जाएगा और आदमी और बैठ जाएगा। पतले दुबले में 5 to 10% परफेक्ट, अगर आप कर सकते हैं तो करें। बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज कि आप अपना डाइट और अपना डाइट पैटर्न इंप्रूव करें, प्रोटीन्स बढ़ाएं, आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करें, एक्सरसाइजेस एज डॉक्टर साहब टोल्ड यू दैट एरोबिक एक्सरसाइजेस करें और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करें। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बहुत जरूरी, जैसे ना आपकी मसल में पावर आए, तो ये 2 तरह की एक्सरसाइजेस जरूर करें। प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं, HSC मैंने आपको बोला कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स करा लें, HbA1c कराएं, 3 महीने का शुगर एवरेज, शुगर कराएं, लिपिड्स कराएं, ये टेस्ट कराएं। और अगर आपका LDL 100 से ज़्यादा है तो एंटी लिपिड थेरेपी लें। अगर आपका HbA1c 5.7 से ज़्यादा जा रहा है तो आप प्री डायबिटिक हो रहे हो, तो आप उसको कंट्रोल करें, वट एवर वे डॉक्टर टेल, जिस तरह भी डॉक्टर समझाएं उस तरीके से। तो आपको इन चीज़ों को मैनेज करना है, इन चीज़ों को मैनेज करेंगे तो 100% आपका विसरल फैट कम होगा। पैकेज फूड ना खाएं, आई टोल्ड यू दैट पैकेज फूड इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स, सबसे बुरी चीज़ है आपका विसरल फैट बढ़ाने के लिए। तो आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। वेट रिड्यूसिंग थेरेपीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू एक्सेप्ट 5 to 10% वेट लॉस। अगर हम वेट रिड्यूसिंग थेरेपी शुरू करें तो वो चीज़ें वेट तो रिड्यूस करती है और विसरल फैट ज़्यादा कम करती हैं। ये भी देखा गया कि ये थेरेपी सारी विसरल फैट ही ज़्यादा कम करती हैं, लेकिन मैंने बताया मसल मास भी कम करती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, दैट इज़ वन। एंड विसरल फैट कम पतले दुबले पेशेंट में जिसमें विसरल फैट ज़्यादा महसूस हो रहा है, उसमें आप बाकी चीज़ें जैसे शुगर्स, HbA1c, लिपिड्स, थायराइड स्टेटस, ये सब कंट्रोल करें, तो ये पेशेंट्स विसरल फैट नहीं डेवलप करेंगे एंड दे विल बी ऑलराइट। और डॉक्टर अनुराग, अभी हम विसरल फैट कैसे कम करें इसके बारे में बात कर रहे हैं, पर क्या क्रैश डाइट्स करना या फिर इंटेंस वर्कआउट करना, क्या ये सेफ है सिर्फ विसरल फैट को घटाने के लिए, या कुछ ऐसी डाइट्स हैं जो कि हैं तो बहुत पॉपुलर, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कीटो डाइट हो गई, पर वो सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है? बिल्कुल सही और सटीक सवाल, इसलिए क्योंकि यही दोनों चीज़ें फैशन में आजकल।
जो डाइट कर रहा है वो क्रैश डाइट की तरफ जा रहा है, जो एक्सरसाइज कर रहा है वो हिट की तरफ जा रहा है। तो पहले मैं बताऊंगा क्रैश डाइट क्या है। क्रैश डाइट का मतलब है दर्शकों कि मैं सिर्फ 600 से 700 या 700 से 800 कैलोरीज पर डे खा रहा हूँ, किलो कैलोरीज पर डे खा रहा हूँ, और मैं सडन वेट लॉस कर रहा हूँ। मतलब मैं खाना खा ही नहीं रहा, मैं कैलोरी इंटेक नहीं है, तो मेरा सडन वेट लॉस होगा। अब इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा क्या है कि मेरा सडन वेट लॉस हो जाएगा, मेरा विसरल फैट कम हो जाएगा। अगर मैं अपना सचमुच क्रैश डाइट करता हूँ, 6 महीने में 1.5 किलो विसरल फैट मैं लूज कर जाऊंगा। 1.5 किलो इज अ ह्यूज अमाउंट। 1.5 किलो विसरल फैट, बॉडी फैट नहीं, विसरल फैट मेरा कम हो जाएगा, मैं क्रैश डाइट करता हूँ। पर नुकसान कैसे, डॉक्टर अमिताभ ने बताया, जैसे आप क्रैश डाइटिंग शुरू करोगे, सबसे पहले आपका मसल लॉस गया, आपकी मसल गई। जब आप एकदम तुरंत ब्रेक डाउन करोगे, आपको वीकनेस मसल्स में इतनी महसूस होगी, आपको न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक है, इन सब की डेफिशिएंसी हो जाएगी। आप सडन वेट लॉस करोगे, आपको गैलब्लैडर स्टोन्स बन सकते हैं। सडन वेट लॉस करोगे, आप रिबाउंड बहुत ज़्यादा होगा। सपोज क्रैश डाइट से ये देखा गया है कि मैंने अगर अपना वेट 6 महीने में घटा लिया, इट इज़ 100% श्योर कि वो अगले 1 साल में 50% बढ़ जाएगा और अगले 3 साल में वहीं पहुंच जाओगे जहाँ पे थे। तो ये 100%, जितनी जल्दी से वेट घटाओगे उतनी जल्दी रीबाउंड वेट गेन होगा ही होगा। तो ये क्रैश डाइट आपको नुकसान करेगी। पहला प्रोटीन लॉस, दूसरा न्यूट्रिएंट लॉस, तीसरा गैलब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन, चौथा रीबाउंड बहुत ज़्यादा है इसका। पर क्रैश डाइट कर कौन नहीं सकता? अगर मुझे डायबिटीज़ है, अगर मुझे थायराइड का डिजीज़ है, अगर मुझे किडनी का दिक्कत है या मुझे लिवर का दिक्कत है, तो मुझे क्रैश डाइट नहीं करना चाहिए। इसकी जगह मुझे वेरी लो वाली कैलोरी डाइट करनी चाहिए, पर वो भी अंडर गाइडेंस। यू टेक अ गाइडेंस फ्रॉम अ डाइटिशियन एंड अ डॉक्टर अंडर मेडिकल सुपरविजन। यू कैन गो अहेड विद दीज डाइट्स ओनली इफ यू आर ओबीज। अब रिकमेंडेड क्या है? आप ये डाइट प्लान छोड़ दें। रिकमेंडेड क्या है कि मेरा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर सपोज 2200 किलो कैलोरीज है, मैं सिर्फ इसको 500 घटाऊं, मैं 17 खाऊंगा जी, 1700 खाऊंगा। 2200 मुझे खानी चाहिए, मैंने सिर्फ 500 कम करना है। 1700 खाऊंगा, 500 कम खाऊं 6 महीने के लिए, सिर्फ 500 किलो कैलोरीज पर डे में कम खाऊं 6 महीने के लिए, मेरा ये फैट जो आप विसरल फैट की बात कर रहे हो 16% घट जाएगा। पर डॉक्टर साहब, कोई कैलोरीज गिन के कैसे खा पाएगा? किलो कैलोरीज बात तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अपने मोबाइल पे अपलोड कीजिए, मैं 100 ग्राम चने खा रहा हूँ, उसमें कितनी कैलोरी, मोबाइल आपको बता देगा कितनी किलो कैलोरीज है। मैंने 2 रोटी खाई इतने साइज की, मोबाइल बताएगा आपको कितनी किलो कैलोरीज गई। हर चीज आजकल मोबाइल पे आपके ऊपर, आप कुछ नहीं है आपको चाहिए। आप मैंने 1 सेब खाया, 1 केला खाया, कितनी कैलोरी, 60 कैलोरी गई। तो आपको चार्ट तो बनाना ही पड़ेगा। सी वेट एंड एवरीथिंग इज इनटेक आउटपुट। कितना मैं खा रहा हूँ, कितना मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसका बैलेंस इज वेट, अगर आप विसरल फैट की बात करें। और इसके अलावा हमारी जो बॉडी होती है, एक हाइपोथैलेमस होता है, एक हमारा एक मेसोलिम्बिक सिस्टम होता है। हमारा जो हाइपोथैलेमस सेट पॉइंट होता है, हम जब जितना भी वेट लॉस करेंगे वो आपको वापस टग ऑफ वार की तरह वहीं का वहीं खींचता है, ठीक है। और एक होता है जो हम हिडोनिक ईटिंग बोलते हैं, जिसे हम प्लेजर ईटिंग बोलते हैं। जैसे मैंने दाल चावल रोटी सब्जी खा लिया, अब मजा नहीं आया, स्वीट डिश चाहिए, वो मेरा हिडोनिक है, मैं अपने प्लेजर के लिए खाता हूँ। आप पहले सबसे पहला आप अपने वेट रिडक्शन करना चाहते हो ना, अपने इस वाले ब्रेन को हटाओ कि मैं अपने को रिवार्ड दे रहा हूँ ना। जब भी मुझे टायर्ड लग रहा है तो मैंने रसगुल्ला खा लिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मैंने मिठाई खा ली, आइसक्रीम खा ली, पहले हम उसको हटाते हैं। ये कैसे करेंगे? ये सब लोग करते हैं, मेडिसिन में बाद में, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? मेडिसिन बाद में। सबसे पहला हम लोग को अपने आप को थेरेपी देनी पड़ेगी, मेंटल। यदि आप अपने माइंड को अपने को ट्रेन करना पड़ेगा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, और आपको लगता है जब मुझे स्वीट की क्रेविंग हो रही है तो मैं हेल्दी स्वीट खाऊंगा, आप मेरे पास नट्स रखो, बादाम रख लिए, अखरोट रख लिए, मूंगफली रख ली, ये मुरमुरे रख लिए। आपको जब होता है आपने वो खाना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट करने लगता है एज ए रिवॉर्ड। कोई भी हैबिट आप उसको 3-4 सप्ताह तक पालो, वो हैबिट बन जाती है, वो आप मानने लगते हो। तो जैसा डॉक्टर अनुराग ने बताया, एक तो जितना हम खाना चाह रहे हैं भूख से थोड़ा कम खाएं, पेट भर से थोड़ा कम खाना ले जाए, वही मात्रा कम है। यदि मुझे लगती है भूख इतने की और मैं लगता हूँ 3 रोटी की, मैं 2 रोटी में खाना बंद कर दूँ, सफिशिएंट, दैट इज सफिशिएंट। सेकंड हेल्पिंग बंद कर दूँ, और प्लेजर के लिए ईटिंग बंद कर दूँ कि बीच में खा लिया,
वो बंद कर दूं, इससे मेरे को बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और आपने बहुत सवाल पूछा था ये कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये स्टडीज़ आई हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से देखा गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस तो कम होता है, डायबिटीज़ भी बेटर होती है, वेट भी कम होता है। बट यदि कंपेयर किया गया इन बिटवीन स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, कि यदि मैं 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके खाता हूँ वर्सेस मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ, इसमें लार्ज गैप देता हूँ, दोनों में बहुत अंतर नहीं देखा गया। जबकि इंटरमिटेंट फास्टिंग के लोगों में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का अभाव देखा गया। तो इसका मतलब है ये हमें फायदेमंद नहीं रही। और हमारा ब्रेन जो यहाँ पे गवर्न करता है ये बहुत शक्तिशाली है। जैसे आपको लगता है ना, उसको लगता है कि आदमी अब नहीं खाएगा तो वो क्या करेगा, उसको मालूम है खाना नहीं मिलने वाला, वो अपने बेजल मेटाबॉलिक रेट बॉडी को स्लो कर देता है। इवन जो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर जो आपके खाने में होते हैं उसको कम कर देता है। एक तरफ जो आप एनर्जी कम कर रहे हो वो उसको खर्चा कम कर देता है, वो भी बचाना स्टार्ट कर देता है। उस ब्रेन को चैलेंज आप तभी कर सकते हो, उसको 2-2 घंटे में फीड दे रहे हो, बट उसको वो फीड दे रहे हो जो आपकी बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं दे रहा, तो ब्रेन खुश है कि मुझे खाना तो मिल रहा है, मुझे खाने को मिलेगा, ये व्यक्ति मुझे भूखा नहीं मार रहा। डाइट वाला पार्ट इज एब्सोल्युटली कवर्ड नाउ, कि हमें कोई तरह का डाइट फॉलो नहीं करना। जैसे सर ने बताया कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा कम, हिंदी में समझें तो 3 की भूख है 2 चपाती खा लो, और इसको सस्टेन करें ओवर 6 महीने, इससे बढ़िया डाइट नहीं है। रिगार्डिंग द सेकंड पार्ट की जो आजकल बड़ा कॉमन है, जिम में जाओ कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है, हिट HIIT, दिस इज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसका क्या मतलब है कि मैं ऑल्टरनेट कर रहा हूँ, पहले मैं एकदम स्पॉट ऑफ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फिर मैं रेस्ट दे रहा हूँ, फिर मैं भगा रहा हूँ आपको, फिर बर्फीज करा रहा हूँ, फिर रेस्ट दे रहा हूँ, बर्फीज करा रहा हूँ, रेस्ट दे रहा हूँ। तो ये हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो है ये आपका, इसमें अच्छे एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है, इससे बॉडी वेट बहुत जल्दी कम होगा, इससे जो प्रोटीन लॉस जो सर बता रहे हैं, मसल लॉस है वो नहीं होगा, इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बहुत कम होगी और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी और आपकी सारी बीमारियां भाग जाएंगी। पर इसके भी नुकसान है, जब मैं हिट करता हूँ, जब HIIT करता हूँ तो मेरी बोन्स डैमेज हो सकती हैं, मुझे चोट लग सकती है, मेरा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, मैं फटीग आउट हो सकता हूँ। तो अब रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन ये है कि नॉर्मली जैसे डॉक्टर अमिताभ ने बताया कि आप 150 मिनट नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हो, जिसमें आप ट्रेडमिल कर रहे हो, थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, इंटेंसिटी, इसको अगर हम हफ्ते में 2 बार हिट कर दें HIIT, वो भी सिर्फ 20 मिनट हफ्ते में 2 बार, दैट इज द मैक्सिमम थिंग विच यू कैन डू, दैट इज द मैक्सिमम थिंग। मतलब आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते रहें, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, एंड दैट आल्सो अंडर सुपरविजन ओनली ट्वाइस अ वीक फॉर 20 मिनट्स, सो दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन विच यू कैन डू। टोटल हिट करने का जरूरत नहीं है। सो आई थिंक वी आर क्लियर विद द डाइट हमने बता दिया, कोई क्रैश डाइट, कोई मेडिटेरियन डाइट, कोई डैश डाइट करने का जरूरत नहीं है। नॉर्मली जो इंडियंस हमें मिल रहा है वही करें, और साथ में उसको बस थोड़ा कम कर दें। एक्सरसाइज में भी हमें एक्सट्रीम नहीं करना है, 150 मिनट पर हफ्ता एरोबिक एक्सरसाइज, बीच में थोड़ा सा जैसे सर डॉक्टर हमने बताया कि आप थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग और जिसे, और साथ में हम एक बार 2 बार कर सकें तो एडिशनल बेनिफिट। जी डॉक्टर अजय, मेरा अब सवाल आपसे है कि क्या स्ट्रेस से विसरल फैट बढ़ता है शरीर में? जी, स्ट्रेस से विसरल फैट बढ़ता है, जिसे हम अंदर की चर्बी बोलते हैं। ये कैसे बढ़ता है? स्ट्रेस हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कॉर्टिजोल, जो आमतौर पे आपके हार्मोन रिलीज होता है आपका बॉडी को बचाने के लिए, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। ये जब बढ़ता है तो आपके फैट को विसरा में डिपॉजिट करता है। इससे आपका बॉडी के ऑर्गन्स के चारों ओर चर्बी इकट्ठी होती है, और ये देखा गया है कि जब भी आप स्ट्रेस में रहते हैं तो 7 से 10% विसरल फैट बढ़ जाता है। आप जब नहीं सोते हैं तो भी आपका कॉर्टिजोल बढ़ता है, ये भी आपके विसरल फैट को बढ़ाता है। इसके अलावा स्ट्रेस क्या करता है, हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं, सैटिस्फैक्टरी हार्मोन, जिससे कि हमें खाने के बाद हमारी भूख कम ठीक हो जाती है, और एक हंगर हार्मोन जिससे हमें भूख लगती है। तो ये हमारे सैटिस्फैक्टरी हार्मोन को कम कर देता है, हंगर हार्मोन को बढ़ा देता है। तो आपने देखा होगा, जब हम अभी बात करें, जब हम स्ट्रेस में होते हैं हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं। एक तो कंफर्ट ईटिंग हो गई कि मुझे खाना खा के मुझे अच्छा लगने लगता है, दूसरा मुझे भूख ज़्यादा लगने लगती है, और मेरी सैटिस्फैक्टरी, और खाने के बाद मेरा पेट नहीं भरता। तो ये सब आमतौर पर हम देखते हैं। तो स्ट्रेस इन तीनों चीज़ों को प्रभाव करता है। इसके अलावा ये इनडायरेक्ट रूप में आपकी नींद को भी कम करता है। जब आपकी नींद को कम करता है तो बॉडी से कैटाकोलामिन्स भी रिलीज होते हैं, कॉर्टिजोल अगेन बढ़ता है, अगेन आपका विसरल फैट बढ़ता है। तो स्ट्रेस खुद ब खुद आपके विसरल फैट को बढ़ाता है और आपकी बीमारियों की जड़ होता है। जी, तो यानी स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, वो हमारे हाथ में है, खुश रहना।
हाँ, काफी हद तक तो हमारे हाथ में है। खुश रहना, स्ट्रेस बाहर नहीं है, स्ट्रेस बाहर नहीं है। मैं अपने मरीजों को हमेशा बोलता हूँ, अपने लोगों को बोलता हूँ, ट्रैफिक में 2 आदमी गाड़ी चला रहे हैं, एक गाना सुनते हुए चला रहा है, एक हॉर्न बजाते हुए चल रहा है। चॉइस आपकी है, आप हॉर्न बजा के चलना चाहते हो या गाना सुन के चलना चाहते हो। बहुत अच्छी टिप दी आपने डॉक्टर साहब। डॉक्टर अमिताभ, अगला सवाल आपसे है, हमारे शरीर में विसरल फैट बढ़ रहा है, क्या शरीर इसके कोई संकेत देता है? ये तो हमने समझ लिया कि ये दिखता नहीं है इस तरीके का फैट। जी एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऑर्डिनरी आदमी को कैसे पता चले कि विसरल फैट बढ़ रहा है मेरा। सबसे पहला, पेट के अराउंड ओबेसिटी बढ़ रही है। अगर आपका एब्डोमिनल गर्थ बढ़ रहा है, विसरल फैट जमा हो रहा है। क्लिनिकल बता रहा हूँ पहले मैं, हम कैसे पता कर सकते हैं, लेमैन कैसे पता कर सकता है। अगर उसका वेस्ट बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब विसरल फैट बढ़ रहा है। सबकुटेनियस भी हो सकता है, बट विसरल को ध्यान में रखना है, सबकुटेनियस हार्मफुल नहीं है। नंबर 2, वेस्ट हिप रेशियो, अगेन हम उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। नंबर 3, HbA1c 3 महीने का शुगर, इफ इट इज गोइंग मोर देन 5.7, इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं, हाइपोथायराइड हो रहे हो नहीं, लिपिड्स एबनॉर्मल हो रहे हैं या नहीं, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या नहीं। एंड नंबर 4, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि अगर आपको बिना किसी कारण पेट में दर्द हो रहा है, सपोज बहुत एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो रहा है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, सब कुछ ओनली फैटी लिवर, दिस मीन्स दिस ऑर्गन डिसफंक्शन शुरू हो गया है। अच्छा, आप समझ रहे हैं? अगर आपको कोई कैटेगोरिकली कोई चीज नहीं निकली और आपको पेट में सीवियर एब्डोमिनल पेन है टुवर्ड्स द राइट, मतलब इस तरफ अपर एब्डोमेन में ऊपरी हिस्से में सीधी तरफ, यानी जहाँ पे लिवर है जहाँ वहां पे लिवर है, तो फैटी लिवर कैन कॉज एब्डोमिनल पेन ऑल्सो एट टाइम्स, एंड दैट कैन बी एन इंडिकेटर कि आपको फैटी लिवर हो रहा है। अल्ट्रासाउंड करा लिया आपने, फैटी लिवर आ गया, इसका मतलब विसरल फैट बढ़ रहा है। पैनक्रियास पे बढ़ रहा है तो आपका HbA1c डिरेंज होगा। आप समझ रहे हैं? तो इन चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आपका विसरल फैट बढ़ रहा है। और मैंने एक चीज बताई थी, अगर आप इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे तो रादर देन MRI और CT स्कैनर, इससे अच्छा अगर आप सिर्फ अपना HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड एंड HSCRP करा लेंगे, इन 4 चीज़ों से आपको बहुत अंदाजा लग जाएगा कि विसरल फैट बढ़ रहा है या नहीं, इन्फ्लेमेशन चल रहा है या नहीं, और आपको कैसे रोकना है इसे। आप एकदम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कंसल्ट डॉक्टर एटलीस्ट। तो ये क्लिनिकल और इन्वेस्टिगेटिव चीजें हैं। देन उसके बाद तो फिर CT स्कैन, MRI एंड एवरीथिंग। तो चलिए ये वो क्लिनिकली एक लेमैन के लिए ये इंपॉर्टेंट है जी। और एक लैक ऑफ एनर्जी होने लगती है जैसे विसरल फैट बढ़ने लगता है ना। फैटी लिवर का तो मैंने एब्डोमिनल पेन बताया, बट अगर सपोज जनरलाइज्ड विसरल एडिपोसिटी बढ़ रही है तो यू स्टार्ट फीलिंग लो, लैक ऑफ एनर्जी होने लगती है, इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, किसी ने कहा पानी उठा लो, ले यार। सो दैट सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ एनर्जी, आप उतना एक्टिव नहीं रहते हैं जितना एक्टिव आप यूजुअली विदाउट इट रहते। तो बेसिकली ये वो संकेत हैं जिन पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्लीप एपनिया हुआ तो पता चला आप दिन में सो रहे हैं बैठ के, दैट इंडिकेट्स कि आप दिन में क्यों सो रहे हैं, बैठे हैं कहीं भी खाली हो तो नींद आने लगी, इसका मतलब रात को स्लीप आपकी अच्छी नहीं है। स्लीप अच्छी नहीं है तो विसरल फैट बढ़ रहा है जी। डॉक्टर अनुराग, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, हम रोज की जिंदगी में कौन सी एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो विसरल फैट को बढ़ा रही है और रोज कर रहे हैं वो और हमें पता भी नहीं है? देखिए, मैं एक एक्ट्रेस को कोट करूंगा, उसने पूछा कि क्या सक्सेस है, उसने बोला एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो हमारे लिए भी ई है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज। इसलिए अपने सिर्फ 3 चीजें समझें और सिंपल रखें। आप सिर्फ हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट या पूरे हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज कर लें। एक बात, अपने खाने में से 500 किलो कैलोरीज कम कर लें, मतलब जितनी भूख है उसमें से 1 रोटी कम कर लें। अपना स्ट्रेस कम रखें, अल्कोहल कम रखें और नींद पूरी करें। सो एक्सरसाइज इज द की। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इट इज द ओनली सिंगल फैक्टर विच कैन मॉडिफाई योर विसरल फैट एंड इट इज एब्सोल्युटली मॉडिफाइबल। आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं अपनी बॉडी की। अब अपनी सारी बॉडी में डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं, अपना मोटापा ठीक कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स घटा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं सिर्फ एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज, अ बिट ऑफ डाइटिंग, अ बिट टू डिक्रीज योर स्ट्रेस, अ बिट ऑफ मोर ऑफ स्लीप। सो 5, 1 D डाइट, 1 E एक्सरसाइज, 2 S स्लीप
और स्ट्रेस और एक अल्कोहल, ये 5 ही की फैक्टर हैं। अगर ये 5 रेगुलेट कर लें तो और किसी हमें लफड़े में पड़ने का जरूरत नहीं है। 5 पे कंट्रोल कीजिए। दिस इज द ओनली की फैक्टर, दिस इज द ओनली लेसन फ्रॉम लास्ट 50 minutes which I should give you. Sarwat, one more thing I would like to add: abstain from smoking. जी Smoking is one of the biggest risk factor. जितने ट्रायल्स हुए हैं, आप विश्वास करेंगे, LDL, high LDL is the biggest risk factor for cardiovascular disease. उतना ही बड़ा स्मोकिंग पाया गया। जी But isn't it- डायबिटीज, हाइपरटेंशन सब बाद में। सो तो शराब और सिगरेट से आपको दूरी बनानी बिल्कुल, है, बिल्कुल। हेल्दी खाना है और संक्षेप में एक्सरसाइज करनी अच्छा है। खाना, अच्छी नींद, जी अच्छी एक्सरसाइज और खुश। थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय एंड डॉक्टर अमिताभ एंड डॉक्टर अनुराग, आपने हमें जो टिप्स दी हैं, अगर हमारा ऑडियंस इन सारी टिप्स को याद रखे और रोज प्रैक्टिस कर ले तो क्या डायबिटीज, क्या विसरल फैट, क्या दिल की बीमारियां, आप सारी चीजों से बचे रहेंगे। लास्ट आप के 3 मिनट याद रख लें ऑडियंस तो बहुत है। जी Last तो भाई तक 3 ऑडियंस मिनट से ये याद रख लें। दरख्वास्त है कि आप याद रखिए और ये वीडियो कहीं सेव कर लीजिए। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमें समय दिया, हमको इतनी काम की जानकारी दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।